नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर शहर के राजाबाग क्षेत्र में फैली बदबू, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। कई सालों की 12 एलपीसी मामले का पता चला, आरोपी गिरफ्तार। सीएम सिद्धरामैया ने कावेरी मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ईश्वर खंडे ने कहा, अतिक्रमण हटाकर वन शहीदों को सम्मान दे। असंतुष्ट हरिप्रसाद कर्नाटक दौरे पर निकले। पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का बयान। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा से क्यों मिले बदरुद्दीन अजमल, मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित कर्नाटक कॉलेज के सम्मुख राजाबाग की टर्निंग पर रही प्राचीन खंडक नष्ट होने से ये कूड़ादान बना हुआ है, जिससे इस परिसर में बदबू फैली हुई है, जहां से गुजरना भी मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल, कर्नाटक स्कूल और डिग्री कॉलेज है, जहां कुल हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसका क्लास में बैठना भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार यहां रह रहे निवासियों को भी बदबू झेलनी पड़ रही है। इस क्षेत्र के लोगों और पूर्व पार्षद नबी कुरैशी ने नगर सभा से शिकायत की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर आज केपी न्यूज की टीम ने जांच पड़ताल की और क्षेत्र के लोगों, स्कूल के बच्चों और पूर्व पार्षद नबी कुरैशी से बात की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन सब ने क्या कहा, क्या कुछ इनका कहना है। कैमरामैन संतोष की कवरेज। बीदर में जहां एक और विकास को लेकर कई दावे किए जा रहे, तो वहीं इसके इतर दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार मेरे सहयोगी संतोष आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, कचरे का अंबार है, गंदा पानी जो इस ओर से यहाँ पर आता है, तो ये गंदा पानी इकट्ठा होने से काफी संख्या में मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं। बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से सांस लेना भी इधर दूभर हो चुका है। तो वहीं उस पार की तस्वीर देखिए, कर्नाटका का सबसे बड़ा आप कॉलेज कह सकते हैं बीदर के जिले का, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं। तो वहीं उसकी दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब सामने आती है, तो वहीं इस और की तस्वीरें भी जरा आप देखिए। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी काफी ज्यादा इससे परेशान है। आप लोग कितने टाइम से इधर रहते हैं इसके एरिया में? 3 साल से। ऐसे ही बदबू आती है इधर? हाँ, डेली आती है। कभी आपने देखा कि बदबू कम हुई हो, कोई इसको लेकर काम करने आया हो? नो, नहीं देखे। कभी नहीं हुआ? नहीं होगा। और इतनी बदबू में आप लोग कैसे पढ़ाई कर पाते होंगे घर में? नहीं पढ़ अगरबत्ती लगा के पढ़ना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है, यानी कि आपके घरों तक भी बदबू पहुंच रही है? हाँ। सारे बच्चों की यही समस्या है। देखिए, कुछ मासूम चेहरे भी और कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। आपको भी यहाँ पर जब रहते हैं तो बदबू महसूस होती है? हाँ। सबको? देखिए, सारे बच्चे एक सुर में हाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बच्चों ने अपनी बात रखी। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे भी जुड़ना चाहूंगी। कई बार आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो ऐसे में इन समस्याओं को उठाने के लिए क्या आपने आगे तक अधिकारियों तक शिकायत पहुँचाई है? जी साहब, यहाँ पे है ना, कई बार ये सल्लम एरिया है और यहाँ हैदराबाद रोड है और यहाँ पे कर्नाटक कॉलेज है, मौलाना आज़ाद है, मुस्तैदपुरा है, आंगनवाड़ी है, यहाँ पे एक एजुकेशन का जंक्शन है। इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सीएमसी वाले और इसको बाहर देखते नहीं। और कई बार है ना, यहाँ पे मरे सो जानवर और गंदगी पूरे बिदर की लाते हैं। यहाँ पे बच्चों को बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो हम इसीलिए कहीं हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हम इनको बार बार ताकीद करें कि हम बोलेंगे तो हमारी बात को नेगलेक्ट करें। हमारे जो सिटी एमएलए हैं बिदर के, उन्होंने खाली गजरे, शाल, हार पहन के वो पूरे 2-4 परेड कर दिए। हमारे को डेवलपमेंट चाहिए, गंदगी से मुक्त है, स्वच्छ भारत बोल के स्कीम चली, मगर आज तक वो भारत हमको नज़र नहीं आया। हमारा मकसद एक ही है, ये जो गंदगी है अगर इसको नहीं हटाएंगे और इसका दुरुस्त नहीं होगा तो पूरे बच्चे है ना स्कूल बंद कर कर, पूरे बिदर को बंद कर कर, इनके बच्चों के खातिर, एजुकेशन की खातिर, बिदर के डेवलपमेंट के खातिर ये कदम उठाना है हमको। और कई इसकी तरफ से कई लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारियों का मुद्दा इस जगह पे है, ये हैदराबाद रोड कर्नाटक कॉलेज के पास। बिल्कुल, तो वहीं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इसको लेकर इससे पहले कितनी बार आपने शिकायत दी कि यहाँ से कचरा हटना चाहिए, और यहाँ पर आम लोग जो कचरा फेंकते हैं, क्योंकि डंपिंग यार्ड तो ये नहीं है, तो ऐसे में उनको पाबंद किया जाना चाहिए? देखिए साहब, यहाँ पे हमारी पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए म्यूनसिपाल्टी टैक्स लेती है और घरे घर गाड़ियाँ भेजना बोल के करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है।
कभी दिन घर पे गाड़ियां नहीं आ रहे, तो मजबूरी में लोग क्या करें, जहां गड़ा दिखा पब्लिक लाके फेंक रही है। और पब्लिक को हम ताकीद इसीलिए नहीं करते, ला रहे फेंक रहे, और ये पूरे बिदर का कचरा आ रहा है, यहाँ पे गाड़ियों से लाके लोडिंग करके फेंक दे रहे। यहाँ पे डम का ये भी हटाने का है, और अगर ये हटेंगे तो हम स्वच्छ भारत के जैसा रहते हैं। अभी स्वच्छ भारत नहीं हुआ है, और यहाँ पे म्यूनसिपालिटी है ना 5-6 साल से नाकारा हो गई है, पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। और जब भी पब्लिक अपनी शिकायत लेके जा रही है तो उसको अर्जी देने वाला, कोई पूछने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। आपने कहा कि कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, कितने समय से गाड़ी नहीं आ रही है? कभी कभी आती है इक्का दुक्का दिन में? देखिए साहब, अगर कचरे की गाड़ी आती तो ये गंदगी नहीं रहती थी, सुने। और गंदगी के कारण में ये बच्चे ये देख देख के बोले कि भाई अब कई बच्चों को दवाखाने को लेके जाना है, हम मेडिकल चेकअप कराना है बच्चों के। हमारा स्कूल इतना बड़ा है अंदर, और ये सल्लम एरिया है, हमारे एरिया को कोई देखने वाला नहीं है। इसके बावजूद इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कौन सा वार्ड नंबर ये वार्ड नंबर 3 है। तो वार्ड नंबर 3 की समस्या आपने सुनी, कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं। आप भी यही समस्या महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब यहाँ पर रहते तो बदबू हमें भी आ रही है। हाँ, बदबू आ रही है इधर। कितने टाइम से ऐसी परेशानी? ये साल में 20-25 साल से ऐसी चाहिए। देखिए लंबा वक्त हो चुका है और तब से ये लोग इसी तरीके से परेशान हैं। कुछ नौजवान भी, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भले ही अपनी बात ना रख पा रहे हो कैमरे के सामने, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर ना कर पा रहे हो, पर इनकी समस्या हम भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बदबू हमें भी महसूस हो रही है। और जो कचरे का अंबार यहाँ पर है वो वाकई में चिंता का विषय है, प्रश्न चिन्ह है कि इससे कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी। सहयोगी संतोष एक बार आपको डस्टबिन की तस्वीर भी दिखाएंगे कि डस्टबिन किस हालत में पहुँच गया है। डस्टबिन की तस्वीर हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, और डस्टबिन की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति होगी। लोगों के घर पर गाड़ी नहीं पहुँच रही है, लोगों का कहना है। तो वहीं दूसरी ओर ये कचरे का अंबार जो साफ तौर पर यहाँ की स्थिति को बयां कर रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि केपी न्यूज़ पर जब ये खबर प्रसारित होगी तो उसके बाद सरकार और प्रशासन के द्वारा इसको लेकर के एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, और यहाँ पर आम लोगों को भी पाबंद किया जाएगा ताकि वो यहाँ पर कचरा ना फेंके। सहयोगी संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। लंबे समय से लंबित मामलों एलपीसी में आरोपियों का पता लगाने के लिए जून 2023 के महीने में जिला स्तर पर 3 विशेष जांच टीमों का गठन किया गया था, जहां आरोपी पिछले कुछ समय से अदालत में पेश हुए बिना छिप रहे थे। टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेष प्रयासों से एलपीसी मामलों में आरोपियों की तलाश कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डब्ल्यूडीपी में थोक जलापूर्ति, पाइपलाइन की मरम्मत, ग्रेविटी लाइन की मरम्मत और रखरखाव कार्य की प्रगति के कारण 13 और 14 सितंबर को 2 दिनों के लिए बीदर शहर में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होगी। बीदर नगर आयुक्त ने बयान में कहा कि जनता को सहयोग करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा पर कावेरी नदी जल मुद्दे का राजनीतिकरण करने और राज्य सरकार पर तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आरोप लगाया। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा के राज्य नेताओं ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने केआरएस जलाशय का दौरा किया और आरोप लगाया कि कर्नाटक ने तमिलनाडु को 63 टीएमसीएफटी पानी छोड़ा है। ये देखते हुए कि अगस्त के अंत तक तमिलनाडु को 86 टीएमसीएफटी पानी छोड़ा जाना था, सीएम ने कहा कि हमने इसका आधा भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु को खुशी से पानी नहीं दे रहे हैं, हम अपने किसानों की रक्षा करना चाहते हैं। हम बेंगलुरु, मैसूरू और कावेरी बेसिन के अन्य शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं। हमें क्षेत्र में फसलों की भी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के कारण हमें पानी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है और कर्नाटक 21 सितंबर को तथ्यों के आधार पर अपना मामला पेश करेगा। आगे उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों को निराश नहीं करेंगे। कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर सिद्धरामैया ने कहा कि एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार 62 तालुक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, और उन्होंने 132 तालुकों पर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि यदि वे शहीदों का सम्मान देना चाहते हैं, शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं, तो उन्हें सभी अतिक्रमणों को हटाना होगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के साथ खंडे ने शहर में वन शहीद दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दिन ड्यूटी के दौरान शहीद हुए वन कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। खंडे ने कहा कि अब तक मानव हाथी संघर्ष में हाथी बचाव कार्यों के दौरान और यहां तक कि शिकारियों से वन्य जीवों और वन उपज की रक्षा करते समय 57 वन कर्मचारी मारे गए। यदि आप शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आपको उन सभी पर मुकदमा चलाना चाहिए जिन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है।
ये दिन दूसरों के बीच और शहीदों के परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा करने के लिए मनाया जाना चाहिए। खंडरे ने हाल ही की घटनाओं को भी याद किया, जिसमें हाथी टास्क फोर्स के सदस्य गिरीश और शार्प शूटर वेंकटेश मारे गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार वन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और स्थानिक और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, जिसके कारण इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सिद्धरामैया कैबिनेट से बाहर रखे जाने से नाराज चल रहे वरिष्ठ कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने राज्यव्यापी दौरा शुरू किया। उन्होंने पैलेस ग्राउंड में एडिगा समुदाय के सम्मेलन में सीएम सिद्धरामैया पर तीखा लेकिन परोक्ष हमला बोला। समुदाय के धार्मिक प्रमुख प्रणवानंद स्वामी जी ने हरिप्रसाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि वो पिछड़े वर्गों को एकजुट करेंगे और राजनीतिक रूप से उनके हक के लिए उन्हें संगठित करेंगे। रविवार को हरिप्रसाद कोप्पल जिले के तालाबला में एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। वहां उन्होंने सिद्धरामैया के समर्थक मालूर विधायक केवाई नानजेगौड़ा पर हमला किया। यहां तक कि विधायक ने चेतावनी दी कि वो पार्टी और सीएम के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस आलाकमान से शिकायत करेंगे। विधायक एक घोटालेबाज है, पहले उसे साफ होने दो, उसे मेरे खिलाफ शिकायत करने दो, हरिप्रसाद ने कहा। जब उनका ध्यान भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के उस बयान की ओर दिलाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धरामैया सरकार 3 महीने में गिर जाएगी, तो हरिप्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवा पार्टी दिवा स्वप्न देख रही है। हमारी पार्टी में कोई कला नहीं है, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। यही वजह है कि मैं खुलकर बोल रहा हूं। कर्नाटक सरकार ने राज्य को चुनौती देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, खासकर सूखा और विकास को उठाने के लिए मंगलवार और बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सभी उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भाग लेंगे। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हम सूखे और अन्य महत्वपूर्ण विकास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसे एक महत्वपूर्ण बैठक बताया। सूखे के संबंध में कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सरकार सितंबर के अंत तक इंतजार करे, जब अंतिम तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस महीने के दौरान कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। सरकार ने कहा है कि दिशा निर्देशों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना है तो मानदंडों को आसान बनाना होगा। 15 सितंबर को सरकार का फोकस गृह विभाग से जुड़े मुद्दों पर रहने की उम्मीद है, जिसमें राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह रिटायर्ड ने पीओके के मामले में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके जल्द ही अपने आप भारत में शामिल होगा, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह भाजपा की संकल्प यात्रा के लिए राजस्थान पहुंचे। वहां दौसा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि पीओके के लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पीओके भारत में शामिल होगा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि असम में लोगों की जिस तरीके से बेदखली हो रही है, उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने भरोसा दिया है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार की ओर से जमीन और घर मुहैया कराया जाएगा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि पूरे असम में जिस तरह की बेदखली हो रही है, वह अमानवीय आधार पर हो रही है। मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिया कि इसमें समय लगेगा, लेकिन हम उन्हें जमीन और घर देंगे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लगता है कि बहुत गलत कदम है। एक नेता चुनाव से पहले अपने लोगों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि वे उसे बंद कर रहे हैं, वो कमजोर हो जाएगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उसे बंद करने से उसे और फायदा होगा। गौरतलब है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत की अवधि 23 सितंबर को खत्म होगी। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी ने गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। गौरतलब है कि कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी और पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का दावा है कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ से अधिक रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। गौरतलब है कि जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया, तब उनके बेटे नारा लोकेश पूर्वी गोदावरी यात्रा पर गए हुए थे। इस बात की सूचना मिलते ही नारा लोकेश अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगे, तो उन्हें पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद नारा लोकेश सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने नारा लोकेश को भी हिरासत में लिया था। भगोड़े अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार भगोड़े नाजिर मोहम्मद फाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजिर जेजे अस्पताल में गोलीबारी के सिलसिले में वांटेड था। दाऊद इब्राहिम ने उसका इस्तेमाल अपनी बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। पुलिस के मुताबिक नाजिर की कोई तस्वीर भी किसी के पास नहीं थी। वो 3 दशक के बाद एजेंसियों के हाथ आया है। एक बड़े अधिकारी ने बताया कि नाजिर पाकिस्तान में दाऊद और छोटा शकील के साथ रह रहा था। एजेंसियों को जांच के दौरान ये भी पता चला कि मुंबई को दहला देने वाले 1993 के बम धमाकों के मामले में नाजिर की भी भूमिका है। जांच से जुड़े अधिकारी का कहना है कि नाजिर की गिरफ्तारी से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चल रहे दाऊद गैंग के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नाजिर के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस आरसीएन जारी किए जाने की अर्जी दी गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की अपील के बाद नाजिर के नाम पर आरसीएन जारी किया गया था। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि नाजिर को भारत लाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। नाजिर मोहम्मद फाकी जीजे शूटआउट मामले के मुख्य आरोपी रहीम मोहम्मद फाकी का छोटा भाई है। एक अधिकारी ने बताया कि रहीम की शादी इस्माइल पारकर की बहन से हुई है। इस्माइल पारकर के 1992 में अरुण गवली गैंग के सदस्यों ने उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 सितंबर 1992 को डी गैंग के शूटर्स ने, जिसमें से एक शूटर का नाम ब्रिजेश सिंह था, उन लोगों ने AK-47 से लैस होकर जेजे हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया। यहां पारकर के दोनों हत्यारों को मारने के लिए 500 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में
हल्दनकर समेत 2 पुलिस कांस्टेबल्स की मौत हो गई थी। नाजिर ने फायरिंग की प्लानिंग और उसे अंजाम देने में तो भूमिका अदा की ही थी, साथ ही शूटआउट में वांटेड आरोपियों को छुपाने में भी काफी मदद की। उसे कथित तौर पर आरोपियों को रत्नागिरी के अपने पैतृक गांव खेड़ में शरण दी थी। 1993 के बम धमाकों के बाद नाजिर पाकिस्तान भाग गया था और वहां शरण ले ली थी। यह रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस का मामला निकलकर सामने आया है, जिससे लोगों में फिर से निपाह का खौफ फैल गया है। राज्य में 2 लोगों की अप्राकृतिक मौत के बाद केरल के स्वास्थ्य विभाग ने निपाह वायरस से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि कोझिकोड जिले में 2 अप्राकृतिक मौतों के पीछे निपाह वायरस का ही हाथ हो सकता है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार की रात एक बयान जारी करते हुए बताया कि एक निजी अस्पताल से बुखार के बाद 2 लोगों की अप्राकृतिक मौत हुई है। ऐसा संदेह है कि इनकी मौत निपाह वायरस के कारण हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस घटना की सूचना मिलते ही एक उच्च स्तरीय बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड जिले में ही सामने आया था। साल 2021 में भी इस वायरस के कारण केरल में कई मौत दर्ज की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस इंसानों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से लेकर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और घातक इंसेफ्लाइटिस का खतरा पैदा करता है। ये बीमारी जानवरों से इंसानों के बीच फैलती है। निपाह वायरस चमगादड़ और सुअर से इंसानों में फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर दूसरे लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। भारत की यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। इस बैठक में सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से जोरदार निशाना साधा। सलमान ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उनका इशारा साफ पाकिस्तान की ओर था।
भारत आए प्रिंस सलमान का जिस तरह G20 और उसके बाद भी जोरदार स्वागत किया, इसके बाद उन्होंने अपने ही मुस्लिम दोस्त पाकिस्तान को इशारों में नसीहत दे डाली। पाकिस्तान को G20 समिट को लेकर जो तिलमिलाहट हुई, उससे पहले उसे उम्मीद थी कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में G20 के समिट में शामिल होने के बाद पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे पाकिस्तान मुंह ताकते रह गया। यही नहीं, भारत के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान को ही नसीहत दे डाली। ये वही पाकिस्तान है जिसके सैनिक सऊदी अरब की सेना में लंबे समय से शामिल रहे हैं। यही नहीं, दुनिया भर को संदेह है कि पाकिस्तान के मुस्लिम परमाणु बम के लिए पैसा सऊदी अरब ने ही दिया था। रूस का एक विमान एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ा। बड़ी बात यह है कि इस विमान में 167 यात्री सवार थे। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि इस विमान में 167 यात्री सवार थे। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार इस रूसी विमान ने ब्लैक सी रिजॉर्ट सोची से साइबेरिया शहर ओम्स्क के लिए उड़ान भरी। रूसी यात्री एयरबेस A320 को उड़ान भरने के बाद मंगलवार को साइबेरियाई क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों ने नोवोसिबिर्स्क इलाके के जंगल के पास में एक खेत में यूराल एयरलाइंस के विमान की आपात लैंडिंग का फुटेज जारी किया। हालांकि अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि इस आपात लैंडिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। इस दिन रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2। बॉक्स ऑफिस पर फिर दिखेगा पुष्पा राज का जलवा। अब समाचार खेल जगत से है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी का कमाल, वनडे क्रिकेट में हासिल किया बड़ा मुकाम। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। घरेलू महिलाएं बचत में से छोटी रकम का सही ऑप्शन में निवेश कर बेनिफिट ले सकती हैं। इससे फिजूल खर्ची भी रुकेगी और बड़ी पूंजी भी तैयार हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर शहर के राजाबाग क्षेत्र में फैली बदबू, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। कई सालों की 12 LPC मामले का पता चला, आरोपी गिरफ्तार। सीएम सिद्धरामैया ने कावेरी मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ईश्वर खंडे ने कहा, अतिक्रमण हटाकर वन शहीदों को सम्मान दे। असंतुष्ट हरिप्रसाद कर्नाटक दौरे पर निकले। पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह का बयान। असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा से क्यों मिले बदरुद्दीन अजमल, मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।